स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक पार्ट होता है। चलिए इसको देखते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो सेक्शन आते हैं, या इसके उत्पन्न के आधार पर लेंगे या फिर इसके यूज के आधार पर होगा। तो एक सोर्स के आधार पर देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल नवीकरणीय और एक होता है नॉन रिन्यूएबल गैर नवीकरणीय। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जनरली, इसमें क्या इसके प्रॉपर्टी होते हैं कि इसमें पॉपुलेशंस नहीं होते, पॉल्यूशंस नहीं होते हैं, यानी प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, ये दोबारा कई बार यूज किया जा सकता है, बार बार रिपीटेडली, यानी कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर ये सोर्स प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अबंडेंट। नॉन रिन्यूएबल, वंस यूज्ड कैन नॉट बी फर्दर यूज्ड। ठीक है, एक बार यूज होगा तो दूसरे बार फिर यूज नहीं कर सकते उसको। इसमें पॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने के कारण पॉल्यूशंस होते हैं, या फिर इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। इन्वायरमेंट के क्लासेस में हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। वो गैस जो एटमॉस्फेयर में हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज्यादा CO2 पॉल्यूशन करते हैं। तो ये दोनों को किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम? सोर्स के अकॉर्डिंग। अगर यूज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होता है दो प्रकार का, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है गैर परंपरागत। यानी कि परंपरा क्या होता है? जो हमारे बहुत दिनों से चला आ रहा है उसको हम फॉलो करते हैं, वो हमारी परंपरा होगी। गैर परंपरागत जो नए तकनीकों द्वारा, नए प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा उपयोग किया जाता है उसको, इसमें क्या आ जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा यूज किया हो, प्रोडक्ट फॉर्म किया हो तो उसको ये बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो परंपरा में है, जो काफी दिनों से आ रहा है, ईयर्स अगो, कई दिनों से इसका यूज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल। रिन्यूएबल एनर्जी का अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें होता है विंड, सोलर, सौर ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, जो जमीन के अंदर प्लेट्स टकराने के कारण गर्मी उत्पन्न होती है तो उसको पाइप के थ्रू उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है? न्यूक्लियर भी समझेंगे क्यों न्यूक्लियर को बोलते हैं रिन्यूएबल, बल्कि यूरेनियम तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि वो जमीन से निकलता है, जितना हो उतना ही निकलेगा। लेकिन फिर भी रिन्यूएबल में क्या है, न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे हम, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल को एग्जांपल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह से जो आपको एनर्जी निकलता है वो सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल। यानी कि इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन से द्वारा निकला हुआ वो क्या कहलाएगा, नॉन रिन्यूएबल। नॉन का इसमें एग्जांपल देखते हैं, कन्वेंशनल का क्या एग्जांपल हो सकता है? कन्वेंशनल मतलब जो परंपरा में चला आ रहा है, तो परंपरा में हमारा किससे हम पानी इकट्ठा करते हैं, पानी से करते हैं, तो हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोयला से, पेट्रोलियम से, ये सब क्या है, कन्वेंशनल है, बहुत परंपरा में चल रहा है, काफी दिनों से इससे बिजली उत्पादन करते हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल समझ चुके हो, जो अभी नए तकनीकों द्वारा, जैसे सोलर, न्यूक्लियर, टाइडल, टाइडल मतलब ज्वारीय, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, सोलर मतलब सौर ऊर्जा। तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब किसके हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक ओवरव्यू हो गया। आप इसके बारे में लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स आसानी से, क्या होता है,
ठीक है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब आते हैं हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस को देखेंगे, तो वहां पर भी क्या है, न्यूक्लियर, और नॉन इसमें आएंगे यूज के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा है, किसमें आएगा वो, नॉन कन्वेंशनल, यानी न्यू टेक्निक को यूज करके हुआ। न्यू टेक्निक मतलब अभी भी इस पे क्या हो रहा है, वर्क हो जा रहा है, उतनी एफिशिएंसी नहीं आई है, प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी, इस कारण से उसको भी नॉन कन्वेंशनल में रखते हैं। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो देखेंगे हम लोग किसको, न्यूक्लियर एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, इसको आप लोग देखिए, नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जांपल्स का, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में और लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको अपडेट मिलते जाएगा और आप उसमें क्या कर सकते हैं, आगे के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेंस का छत्तीसगढ़ का हो चाहे कहीं का हो, उसमें क्या कर सकते हैं आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बाकी चीजों को आपको जो नोट्स वगैरह वो प्रोवाइड की जाएगी, मेल किया जा रहा है, जिसने मेल अपना भेजा है उसको मैंने पोस्ट कर दिया है, मेल उसको सेंड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को, थोड़ा सा बेसिक्स से चलेंगे और हम कहां तक जाएंगे आज उसको समझ लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है वो तो देखेंगे ही हम। हमको जो आज मेन मकसद उसको देखने का कि न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया में, भारत में क्या विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो कहां तक हमको पहुंचना है, कोशिश करेंगे उसको एंड करने का आज। तो क्वेश्चन हमारा है जिसको हम लोग को टारगेट लेके चलना है कि explain the development of nuclear energy in India। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास का वर्णन करें। तो आप समझ गए होंगे, हम लोग को शुरुआत तो हम बेसिक से करेंगे, क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आपको पूरे चीजों तक उसके बेसिक्स जो साइंस है उसके पीछे को समझना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर लंबा जाए, लेकिन आप बिल्कुल इसको अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट तक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, भारत में आज की स्थिति में क्या है, कितना प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, ये सारा हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास का वर्णन करें। तो इसमें सारी चीजें आएंगी, 100 मार्क्स, 100 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। और जब हम क्वेश्चन देखते हैं एसे का, एसे में भी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगा कि रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू, यानी कि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन करें, या इससे रिलेटेड कोई कोटेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ पैरा से, फ्रेजेस से लेकर पूछा जा सकता है। तो उस तरह से क्या करने हैं, उसमें भी जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाभिकीय, क्योंकि भारत इसमें बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है और बहुत जल्दी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप धीरे से बेसिक्स को समझिए, थोड़ा जल्दी में हम इसके पूरे बेसिक्स प्रोसेस को समझा देते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी में एक वर्ड आता है, आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, एलिमेंट, तत्व क्या होता है। तो तत्व क्या होता है, तत्व यानी एलिमेंट। एलिमेंट वह पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन। और आप जानते हो कि किसी के भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये सब की चर्चा हम लोग केमिस्ट्री क्लासेस में करेंगे, उसकी वीडियोस भी अपलोड होंगे धीरे धीरे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ कौन घूमता है, ये बेसिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग यहां अभी नहीं समझेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये जानते होंगे आप। और ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के।
परमाणु क्रमांक के। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है इसका नाभिक, तो नाभिक से इसका मास डिसाइड होता है, तो ये कहलाता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये इसका मास कहलाता है। तो इससे रिप्रेजेंट करते एक एलिमेंट x, यहां पर रहेगा एटॉमिक नंबर और यहां पर रहेगा एटॉमिक मास। ठीक है, यहां पर परमाणु क्रमांक और यहां पर परमाणु द्रव्यमान। तो ये हो गया, ये तो बेसिक चीजें। इसी एलिमेंट के कई प्रकार होते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिसका व्यवहार बहुत जल्दी चेंज होता है। एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या नाम है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है रेडियो एक्टिव? इसको बोलते हैं वह एलिमेंट, वह तत्व या रेडियो धर्मी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रेडियो धर्मी तत्व। अब इसको समझिए, यहीं से निकलेगा ये एनर्जी। न्यूक्लियर कहां निकलता है, किससे निकलता है? न्यूक्लियर एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे पहले किसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलने के लिए उसको समझेंगे कि उसका मास बहुत अधिक होना चाहिए, लगभग 85 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? मास कितना होना चाहिए? 85 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मास क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास 85 से ज्यादा या बहुत अधिक मास वाला होना चाहिए, द्रव्यमान वाला होना चाहिए। कैसा द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान। दूसरा, उससे 3 प्रकार के पार्टिकल्स यानी कण निकले। 3 प्रकार के क्या निकले? पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स, 3 कण निकले। कौन कौन से कण निकलेंगे? तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अल्फा, बीटा एलिमेंट्स, गामा कण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीके। डीके मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, अपघटन होना, ठीक है, या विखंडन होना। तो अगर कोई पार्टिकल्स टूट कर इन 3 कणों का निर्माण करे या टूट के बने तो उसे क्या कहेंगे? डीके। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण जब भी कोई एलिमेंट टूटेगा, एक्स एलिमेंट टूटेगा, तो टूटने के बाद वो एक्स एक एलिमेंट किसमें बदलेगा? एक एलिमेंट ए बनाएगा, साथ में उसमें निकलता है हीलियम। यानी कि इससे एक समझ आइए, ये पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पार्टिकल्स निकालता है अल्फा। बीटा जो होता है, बीटा डीके जो होता है, तो बीटा डीके में भी एक्स एलिमेंट जो टूटेगा, टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेगा, यानी उससे क्या रिलीज होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा, यानी इससे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। गामा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि थोरियम का देख रहे हैं, थोरियम का अगर देखते हैं तो थोरियम किसमें बनेगा? फिर वो थोरियम का ही निर्माण करेगा, यानी कि उसमें एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई एनर्जी नहीं निकलेगा। तो ये जो गामा रे है, ये जो गामा डीके है, यही गामा डीके के अंदर पेनिट्रेशन, प्रतिछेदन पावर होता है, छेदन क्रिया कर सकता है। क्या कर सकता है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को समझिए कि जैसे मान लीजिए टीवी का रिमोट देखे हो गया, सामने खड़े हैं आप, अगर सामने आ जाते तो काम नहीं करता, लेकिन मोबाइल से जो सिग्नल है वो आराम से काम कर सकता है। कितना भी सामने मोबाइल रखे तो पीछे में काम करेगा। यानी कि ऐसे सिग्नल जो अंदर प्रतिच्छेदन कर जाए, वो पेनिट्रेशन पावर है। तो थोरियम, ये जो गामा डीके है, इसका यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है कौन सा? गामा डीके। समझ में आ गया होगा? तो ये 3 प्रकार के जो कण पर रिलीज करेगा, ठीक है, 3 प्रकार के जो कणों का रिलीज करेगा यानी कि विखंडित करेगा, वो क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी निकलने के लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कि वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? रेडियो एक्टिव। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो धर्मी पदार्थ के बारे में। अब आते हैं मेन टॉपिक में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। देखते हैं क्या इसकी बेसिक्स क्या है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए एक आलू रखा हुआ है, उस आलू के सामने आप काफी धारदार चाकू से उसको काटेंगे तो क्या होगा? आलू 2 हिस्सा में बटेगा।
एक जगह से काटेंगे, दो हिस्सा में बटेगा, यानी कि वो एक पार्ट था वो किसमें टूट गया, दो अलग अलग भाग में टूट गया, ठीक है। अब उस आलू की जगह समझिए कि कोई एक एलिमेंट है, तत्व है, वो तत्व पे क्या किया गया कि अब कोई भी चीज अपने आप तो नहीं निकल सकता, अपने आप टूट नहीं सकता। न्यूटन का नियम ही कहता है कि कोई अपनी अवस्था नहीं बदल सकता जब तक उसमें बाह्य बल का प्रयोग ना हो। आलू रखा है तो आलू अपने आप कट नहीं जाएगा। इसी तरह कोई एलिमेंट स्टेबल कंडीशन में है तो उसको तोड़ने का मत तोड़ना। अब एक चीज जान लीजिए कि आइंस्टाइन के जो नियम के हिसाब से, आइंस्टाइन ने दिया था ना, मूवी भी देखे होंगे आइंस्टाइन का, E=mc², यानी छोटे से मास का भी एलिमेंट एक बड़ा एनर्जी रिलीज कर सकता है। सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि ये मास जो है, ये मास छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि अगर कोई दो चीज जुड़े तो भी उससे एनर्जी निकलेगा, और अगर वो टूटे तो भी उससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो इसके हिसाब से समझिए, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को दो भाग में बांटा गया, एक टूटना और एक जुड़ना। तो टूटने वाला को बोला गया नाभिकीय विखंडन, नाम से लग गया होगा, टूटना यानी कि न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा हो गया नाभिकीय, अब जुड़ना को क्या कहते हैं, समझ में, तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फिजन और फ्यूजन दो चीज है, इसको दो भाग में बांटा है। अभी समझिए हम लोग किसको बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो भी हमारे यहाँ भारत में प्रोडक्शन होता है सारे फ्यूजन से होते हैं। तो फ्यूजन किसका, इसका उदाहरण क्या है, आपके सिलेबस में टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन। सन में कैसा एनर्जी फॉर्म आता है, तो सन में जो एनर्जी फॉर्म होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से फॉर्म होता है, ठीक है। सन में तो कैसे फॉर्म होता है, तो सन में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। भारत, क्या पृथ्वी पे, आप लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं कि क्या पृथ्वी पर हाइड्रोजन है, तो पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वो सबसे हल्का है, तो लेकिन वहां पर है। तो सूर्य पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं समस्थानिक। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो समस्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो। तो पीरियोडिक टेबल में स्थान कौन बताता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि दो एलिमेंट जिसका क्या समान हो, जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टेट्रेरियम। तो एक हो गया, दूसरा 1, 2 और 1, 3 एटॉमिक मास अलग अलग है। अब ये और ये दोनों मिलकर ये आपस में फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, और ये संलयित होने के साथ हीलियम का निर्माण करते हैं। ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 2, और ऊपर वाला जोड़ के कितना हो गया, 4, और साथ में ये जो इसमें क्या निकलता है, एनर्जी। जैसे हम बताया आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगा, चाहे जुड़ेगा चाहे टूटेगा। तो इसमें लगभग 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती है। तो एक हाइड्रोजन, ये छोटे छोटे हाइड्रोजन के कण मिलकर इतना एनर्जी निकाला है, तो सन में तो कई सारे हाइड्रोजन के कण होंगे, अब मिलकर काफी। तो उसके बारे में हम लोग एक और लेक्चर करेंगे कि सन में एनर्जी कहां से आता है। तो जनरली वो उसमें कई भाग होते हैं, तो उसके कोर भाग में मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और जैसे जैसे सरफेस पे ज्यादा एनर्जी, डिस्टेंस अंदर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, कम। तो ये अलग कहानी है, इसके बारे में बात करें तो यही है हमारा किसका रिलेशन बता रहे हैं, नाभिकीय संलयन। हमारा मकसद जो डिस्कस करना नाभिकीय विखंडन। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि एक तत्व है, कैसा तत्व है आपको शुरू में बता दिया, कौन सा तत्व है जिससे जो टूटेगा, जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो मान लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स ले लिए, तो क्या ये अपने आप टूटेगा, नहीं, कोई चीज अपने आप नहीं टूटेगा जब तक उसमें क्या होगा, बाह्य बल ना लगना पड़े। यानी कि ये स्टेबल है, स्थिर है, तो इसको अस्थिर करना पड़ेगा। तो इसको अस्थिर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बमबारी करते हैं। क्या करते हैं, बमबारी। तो हम लोग बमबारी किससे करेंगे, अब समझिए एक चीज। अब हम लोग देख रहे थे एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। अगर हम किसी एलिमेंट को टकराते हैं इसमें, तो एलिमेंट में रिएक्शन हो सकता है, ये तो नहीं टूटेगा। हमको इसको केवल क्या करना है, यहां रिएक्शन नहीं कराना है, हमको बस इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे एलिमेंट को डालेंगे जिससे हमारा एटॉमिक नंबर प्रभावित ना हो। देखिए
तो 0,1 के एक न्यूट्रॉन से प्रोवाइड की, क्योंकि उसका कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। अगर पॉजिटिव से करे तो रिएक्शन हो सकता है नेगेटिव, लेकिन जो न्यूट्रल है वो क्या करेगा, केवल तोड़ेगा, चार्जेस चेंज नहीं होंगे। अब जब वह एक न्यूट्रॉन इससे रिलीज हुआ, अब देखो मान लो कि यहां पर एक रखे यूरेनियम 238, क्या रखे, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर, 238 इसका क्या हो गया, मास। अब देखो इससे बमबारी की, अब बमबारी करने के बाद इसमें क्या होगा कि ये ऐसा जाके यहां बैठे कि ये अपने आप क्या हो, टूटे। तो ये नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये जाएगा इसके अंदर और ये थोड़ा इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये स्टेबल किया, इधर एनर्जी, यहां का एनर्जी क्या होगा, स्प्रेड हुआ, करते करते एनर्जी क्या हो जा रहा है, फिर ये ऐसा होगा और बाद में फिर जाके ये क्या होगा, दो हिस्से में क्या होगा, पूरा टूट गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक न्यूट्रॉन दिए तो 238 मिलकर कितना हो गया, यूरेनियम 239 हो गया, हुआ। इसी को प्लूटोनियम भी बोलते हैं, और ये हो गया 92। अब ये जब देखो इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी चार्जेस कोई चेंज नहीं हुआ, जो चेंज हुआ किसके नंबर में, न्यूट्रॉन। अब देखो जब ये दो भाग में टूटा, अब हर जगह ये पढ़ाया जाता है किससे निकला, दो चीज, एक होता है बेरियम और एक प्लूटोनियम। क्या केवल यही निकलेगा, नहीं, ऐसे जितना पार्ट में टूटेगा वही वाला, आलू को कैसे काटेंगे उससे समझ में आएगा कि दोनों का वेट क्या है, जरूरी नहीं दोनों बराबर ही टूटेगा। अब मान लो किससे बेरियम प्लूटोनियम निकला, आपको रिएक्शन बताऊंगा अभी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दो भाग में टूटा। जब ये दो भाग में टूटा तो टूटने के बाद इसमें क्या मौजूद था, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। और इससे दो एलिमेंट्स निकले, दो अलग अलग निकले, और साथ में क्या निकला, एनर्जी, क्या निकला, एनर्जी, ठीक है। जैसे देखिए एक यूरेनियम का समस्थानिक लिया हम लोग 235, तो 235 में एक न्यूट्रॉन दिया तो कितना हो जाएगा, 92, और ये क्या हो जाएगा, 36। देखो रुबिडियम, सीजियम, और साथ में कितना निकला, दो न्यूट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 5 12 12 और एक बचा, 5 3 8 1 9, कितना हो गया, 92। उसी तरह ऊपर भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह फिर यूरेनियम 235 और 92 में क्या आया, एक न्यूट्रॉन ऐड किया तो क्या हो गया, ब्रोमीन, लिथियम, और क्या निकला, 3 न्यूट्रॉन। तो इसी तरह क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन और साथ में इसमें क्या निकला, एनर्जी, क्या निकला, एनर्जी। तो एक बार जब विखंडित होता है तो पर फ्यूजन रिएक्शन, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फ्यूजन रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। पर फ्यूजन रिएक्शन कितना निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। सोचिए कितना कैपेसिटी है। अब यही प्रोसेस को हमको करना है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये प्रोसेस जहां होगा, जिस स्थान में ये प्रोसेस होता है उसे हम रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ले लीजिए, आप समझ गए होंगे फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है जी, विखंडन, हिंदी में तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन फ्यूजन टूटना और फ्यूज मतलब जुड़ना, फ्यूज हो गया, ठीक है, जुड़ना। तो ये कहानी है किसकी, कैसे प्रोडक्शन होता है, अब इस रिएक्टर की कहानी को समझिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब बात था कि ये था हमारा एक एलिमेंट, एक तत्व था, इसमें हम बमबारी की किससे, एक न्यूट्रॉन से। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को किस स्पीड से भेजेंगे कि ये जाके यहीं पर अटकेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा जी, अटकेगा तभी तो अनस्टेबल करेगा। अब मान लो बंदूक की गोली बहुत तेज से चली तो क्या होती है, तकलीफ कब देगा, जब बंदूक की गोली अंदर है। गोली ऐसा चलाओ कि गोली कहां है, अंदर, बाहर निकल गया तो होल करके निकल गया, वो जितना पार्ट डैमेज हुआ उतना, लेकिन गोली अंदर रहना ज्यादा खतरनाक, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, गोली को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसका फैले ना हो। इसीलिए हमको भी क्या करना है, ऐसा गोली चलाना है कि गोली जाके यहीं रुके। तो सबसे पहले
कि इसको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये आगे फंसे, तो इसके स्पीड को कंट्रोल करो। अब इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ पदार्थ को यूज करते हैं, कुछ पदार्थ को यूज करते हैं और उस पदार्थ का नाम है, कहा जाता है हम मंदक। मंद मतलब क्या होता है? स्लो करना। तो मंदक का काम क्या है? टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि मॉडरेटर का काम क्या है? ये हो गया मॉडरेटर, न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मंदक के रूप में क्या यूज होगा? तो अभी मैं बता रहा हूं किताबी कीड़ा, किताब में क्या होगा, आंसर क्या लेंगे एग्जाम में, लेकिन असली में क्या यूज होता है उसमें आप बिल्कुल विश्वास करेंगे कि किस तरह से क्या हो सकता है, असली में देखेंगे क्या होता है। लेकिन असली में अभी क्या देखना है? मंदक के रूप में यूज होता है ग्रेफाइट, हेवी वाटर, ठीक है, ठीक है। हेवी वाटर किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है, देखे थे अभी, उससे बना हुआ वाटर ड्यूटेरियम, इसको यूज करो। चल, ग्रेफाइट यूज होता है मंदक के रूप में। तो ये कहानी हुई, समझ में आ गया। अब आ जाओ सीधे यहां पर, इस डायग्राम को देखिए, देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब इस डायग्राम की कहानी बहुत क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ आए। मकसद याद रखिए, मकसद क्या है? बिजली उत्पादन करना, सब चीज करके। अब उससे थोड़ा सा और पहले आ जाओ, असली मकसद क्या है? टरबाइन को घुमाना। अब टरबाइन घूमेगा, स्वदेश मूवी देखे थे, पानी जब गिरता है तो टरबाइन घूमता है, बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा ही मकसद किसको है? टरबाइन को घुमाना। टरबाइन घूमेगा तो काम हो गया। अब टरबाइन घुमाने के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हम लोग पूछे, उस समय देख रहे थे इसको रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस में फ्यूल बर्न नहीं होता है। बाकी सब जो लोग करते हैं, जैसे कोयला में क्या होगा, उसको जलाते हैं तो उससे स्टीम निकलता है, ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूल बर्न नहीं होता, इसमें फ्यूल टूट के एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, टूटने से जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इससे पॉल्यूशन नहीं होता। अब देखिए, अब हमारे पास कहानी है कि ये एक रिएक्टर है। रिएक्टर में ये जो साइड में काला काला दिख रहा है, अब किसी भी चीज को, अब सबको पता है कि 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी का ये हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, तो उसमें कितना दिक्कत होता है। इस कारण से अब हमको बचाना, इस कारण से हम क्या लगाते हैं? शील्ड। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं शील्ड। शील्ड मतलब होता है परावर्तक। ये कंक्रीट का वाल होता है 2 से 3 मीटर का कंक्रीट का वाल, जिससे बाहर में के इन्वायरमेंट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये जो काला रंग का दिख रहा है आपको, ये जो है, इसे हम कहते हैं फ्यूल रॉड। क्या कहते हैं? फ्यूल रॉड। क्या कहते हैं? फ्यूल रॉड। तो फ्यूल रॉड के रूप में यहां पर जो यूज होता है, यूरेनियम को यूज करते हैं। अब एक चीज थोड़ा समझिए, रॉड बनता कैसे है? क्या करते हैं? रॉड में होते हैं इंप्योरिटीज, लेकिन हमको किससे टकराना है? जैसे यूरेनियम ऑक्साइड को लिए हमको एग्जैक्ट किसको वार करना है? जो मेन प्योर यूरेनियम, उस पर अटैक कर। लेकिन प्योर यूरेनियम को यूज करना भी ठीक नहीं है। क्यों? खतरा ज्यादा है, ठीक है, जैसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह रिएक्ट करने लगे, चेन रिएक्शन होने लगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में, जिसको येलो केक कहा जाता है, उसको यूज करते हैं। अब जब इस पे टकराएगा तो क्या करते हैं? इस रॉड को बैक टू बैक, एक के ऊपर एक सैंडविच करके लगाते हैं, एक के ऊपर एक। जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, एक हाथ के ऊपर हाथ, जिससे क्या होगा कि अगर इससे नहीं टकराया तो पीछे टकराया, उससे नहीं टकराया, उससे किसी ना किसी से उससे टक्कर हो। जैसे मान लीजिए कि हाथ है, इस हाथ में अगर आया, इधर से आया, टकरा के इसमें कहीं टच नहीं किया तो इसमें टच कर सकता है, इसमें नहीं। इसलिए बैक टू बैक करके एक छड़ का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, अलग अलग एक बॉक्स लेनी और उसमें क्या लगा? छड़ को करके एक रॉड बनाएंगे। इसी तरह 3 यूरेनियम की छड़ें हैं, फ्यूल रॉड जैसे। अब देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो लाल रंग का जो लिक्विड टाइप दिख रहा है, यही मंदक। मंदक का काम क्या आप समझ चुके हैं, इसका यूज करते हैं भी आप। अब जब न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे किसमें? इस रॉड में, तो टकराने के बाद क्या निकलेगा? 2 एलिमेंट निकलेगा, निकला, यानी कि
ये आया, इस पे टकराया, टकराने के बाद इससे क्या निकले, एलिमेंट निकले। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन हमारा, ये हो गया यूरेनियम 238 निकले, यहां पर 2 निकला, ये हो गया बेरियम और क्रिप्टन, और साथ में इसमें निकला मान लो 3 न्यूट्रॉन। कितना निकला, 3 न्यूट्रॉन। अब देखो निकला ये 3 न्यूट्रॉन जाके फिर अगले रॉड में टकराएंगे, टकराने के बाद वहां से फिर क्या होगा, ये फिर जाके टकराएगा किससे, यूरेनियम से, फिर इससे 2 निकलेंगे, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक, अब देखो एक चीज, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू है, यानी टकराना हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, चेन रिएक्शन। अब इस चेन रिएक्शन के आगे बढ़े तो देखिए, मान लो कि ये चलता रहे, तो ये कभी कंट्रोल ही नहीं होगा। तो जब ये कंट्रोल नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब लेकिन हमको नियंत्रित बम तो फेंकना नहीं है, हमको एटॉमिक बम तो नहीं बनाना है कि कंट्रोल ही ना हो। जैसे जापान में गिरा तो आज तक की स्थिति आप जान रहे, हमको इसको कंट्रोल करना। ये कंट्रोल कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा, इसमें तो 2 ही चीज, एक एलिमेंट बचा ही न्यूट्रॉन। अगर हम इसको रोके, मान लो यहां पर कुछ बैरियर लगा दिए, तो ये न्यूट्रॉन रुक जाएगा, रुकेगा। तो ये बैरियर लगाना का मकसद है, तो अगर लगा दे तो रुक भी जाएगा, पूरा रुक जाएगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लेकिन हमको प्रोडक्शन करना है, हमको पूरा नहीं रोकना है। हम क्या करेंगे कि कुछ न्यूट्रॉन क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। ऐसा चीज लगाएं जिससे न्यूट्रॉन क्या हो जाए, एब्सॉर्ब। देखो, इन दोनों के बीच में ही लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक छड़ लगा दिए, ऐसा छड़ जो छड़ क्या करेगा, इन न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता हो, क्षमता रखता हो। और इसी रॉड को क्या कहते हैं, नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग रॉड। और इस कंट्रोलिंग रॉड के लिए यूज होता है हमारा कैडमियम और या बोरॉन। अक्सर कैडमियम यूज होता है, समझ में आया। यानी कि अब क्या होगा कि हमने 2 न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर दिया, हमने 2 न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो बच गया केवल एक, ये प्रोडक्शन होगा। अब मान लो कि मेरे को शट डाउन करना है या प्रोडक्शन कम हो गया, तो क्या करेंगे, जैसे ही प्रोडक्शन कम हुआ हम इसको और ऊपर कर देंगे। ऊपर करेंगे तो ज्यादा एरिया टकराने का ऑप्शन मिलेगा, और ज्यादा एरिया टकराने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो कि कुछ हादसा होने लगा, हमको तुरंत रोकना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ मशीन लगाने की जरूरत नहीं, कंट्रोलिंग रॉड को क्या कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे। जब इसको हम नीचे तक लेके आएंगे तो न्यूट्रॉन आगे सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो एनर्जी यहीं आके रुक जाएगी। अब यहां तक तो समझ में आया। जब ये प्रोसेस हो गया तो इससे क्या निकला, एनर्जी। अब इस एनर्जी का क्या करेंगे, ये एनर्जी को भेजते हैं हम लोग एक ऊष्मा परावर्तक, जो एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब इस एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी, यहां पर किस फॉर्म में, हीट, इसमें हम लोग डालते हैं वाटर। क्या डालते हैं, वाटर। यही वाटर में जैसे बताया था असली में क्या यूज होता है, कि इसमें जो वाटर यूज करते हैं ना, वही इसमें मंदक भी यूज होता है। असली में जो मंदक होगा वही ये होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे D2O, तो दोनों में D2O ही यहाँ पर किसका भी काम कर देगा, न्यूट्रॉन को स्पीड को रोकने का। चलिए उसके बाद में आते हैं, जब हम लोग प्लांट्स पढ़ेंगे, तो यहां से पानी को क्या किए, सप्लाई किए। ठीक है, कोल्ड वाटर जैसे उसमें ठंडा पानी को भेजेंगे और गर्म आएगा तो उससे क्या निकलेगा, भाप। तो देखो यहां से गया पानी, और इस हीट एक्सचेंजर में ये जो हीट इससे निकला था, उससे ये पानी को टकराएगा, और पानी क्या करेगा, उससे क्या निकलने लगेगा, भाप। पानी गर्म करके क्या होता है, भाप निकलता है। इस भाप को सीधे किस पर भेजेंगे, स्टीम। कहां भेजेंगे, टरबाइन। और ये टरबाइन को क्या करेगा, घुमाएगा। टरबाइन से घूमेगा जनरेटर, जनरेटर से क्या होगा, फिर अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से फिर हम लोग पावर ग्रिड, पावर ग्रिड से फिर प्रोडक्शन में चलाएंगे। यानी कि मकसद यही था ना, टरबाइन घुमाना। बोला था पहला मकसद क्या है, टरबाइन घुमाना। घुमा,
टरबाइन घूमा, अब इससे जो पानी बचा, जैसे पानी बचा, वो पानी वापस वहीं चला गया, तो यूज्ड वाटर वापस वही प्रोसेस में जा रहा है, यानी कि सिस्टम काफी है। तो ये कहानी होगी किसकी, रिएक्टर की। उम्मीद करता हूं आपको इस रिएक्टर के बारे में पूरा समझ में आ गया और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये रिएक्टर है, इसी पूरे जो ये जो प्रोसेस जो हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।